हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम होम साइंस के फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास के 14 से लेकर 27 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। 1 से लेकर 13 लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोगों ने पार्ट 5 में कवर किया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 5 नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 5 का वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोग को 1 से लेकर 13 लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में 14 से लेकर 27 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करते हैं। ये होम साइंस का फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास में 27 लघु उत्तरीय प्रश्न था, जिसमें से 14 से लेकर 27 प्रश्न पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विकास की अवस्थाएं बताइए। 14 प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि विकास की अवस्थाएं बताइए, जिसका उत्तर है मानव विकास की अवस्थाएं। इसमें हम लोग को विकास की अवस्थाएं बतानी है कि कैसे कैसे विकास आते हैं। तो पहला जो है वो गर्भकालीन अवस्था है, जो गर्भधान से लेकर जन्म तक चलता रहता है। दूसरा आता है शेषावस्था, जो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलता है। तीसरा आपका आता है बचपन अवस्था, जो तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक चलता है। चौथा आता है पूर्व बाल्यावस्था, जो तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलता है। पांचवा आपका आता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये 7 से लेकर 14 वर्ष तक चलता है। छठवां आता है आपका वयसंधि अवस्था, जो 11-12 से लेकर 13-14 वर्ष तक चलता है। सातवां आता है आपका पूर्व किशोरावस्था, जो 13 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक चलता है। आठवां आपका आता है उत्तर किशोरावस्था, जो 18 से लेकर 21 वर्ष तक चलता है। नौवां आपका आता है पूर्व प्रौढ़ावस्था, जो 21 से लेकर 40 वर्ष तक चलता है। 10वां आता है मध्यावस्था, जो 41 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक चलता है। 11वां आपका आता है वृद्धावस्था, जो 60 से लेकर मृत्यु तक चलता है। 15वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, विकासात्मक कार्य का अर्थ एवं महत्व बताइए। इसमें हम लोग को विकासात्मक कार्य का अर्थ एवं महत्व बताना है। हेविंग हसरट ने लिखा है, विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है। इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता तथा असफलता से दुख प्राप्त होता है। बाद में कार्यों में कठिनाइयाँ आती हैं। विकासात्मक कार्य का महत्व। विकासात्मक कार्य जहाँ बालक के विभिन्न कार्यकलापों तथा व्यवहारों के विषय में बताते हैं, वहाँ वे अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। पहला आता है विकासात्मक कार्य उन कार्यों के लिए निर्देश देते हैं जिन्हें समाज चाहता है या जो समाज के अनुकूल होते हैं। दूसरा आता है ये कार्य बालक अथवा व्यक्ति की प्रत्येक आयु के लिए विभिन्न मानक प्रस्तुत कराते हैं। तीसरा आता है इन कार्यों के मानकों के अनुसार ही माता पिता बालकों को शिक्षण में सहायता प्रदान कराते हैं। इस सहायता से बालक समाजोपयोगी व्यवहार सीखते हैं। 16वां प्रश्न आता है गर्भावस्था के प्रथम 5 माह के लक्षण बताइए। यहाँ पर जो गर्भावस्था के प्रथम 5 माह के जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे बताना है। प्रथम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण तथा संकेत। लक्षण इसमें हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो होता है जी मचलाना तथा वमन। 5 लक्षण हम लोग को बताने हैं, जिसमें से पहला जो है आपका जो है वो है जी मचलाना तथा वमन। जी मचलाना तथा वमन गर्भावस्था का प्रारंभगत लक्षण माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक स्त्री में यह लक्षण नहीं पाया जाता है। गर्भधारण से लेकर 6 से 12वें सप्ताह तक यह लक्षण अधिक पाया जाता है। समान अवस्था में 14वें सप्ताह से लेकर लक्षण विलीन हो जाता है। रक्त में गोनेडोट्रोपिन जटायुक्त हार्मोन के प्रभाव से आमाशय की गतिविधियों पर नियंत्रण कम हो जाने से जी मिचलाना तथा वमन क्रिया उत्पन्न होती है। जी मिचलाने के साथ वमन होना आवश्यक नहीं है। अधिक वमन होने से निर्जलीकरण तथा अम्लीयता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस कारण अधिक वमन होने पर डॉक्टरी परामर्श लेना आवश्यक है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में 1 बड़े चम्मच ग्लूकोज तथा 1 चम्मच मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से इस स्थिति में आराम मिलता है। सुबह उठते ही 1 कप हल्की चाय, हल्के बिस्कुट
आदि लेना चाहिए। भोजन में तले भुने चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। कुछ समय के लिए भोजन पकाना बंद करने से भी आराम मिलता है। गर्भावस्था का दूसरा लक्षण है स्तनों के आकार में परिवर्तन। गर्भावस्था में स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। स्तन नर्म पड़ जाते हैं और उसमें कभी कभी कड़ापन भी होता है। चूचकों का रंग गहरा हो जाता है तथा उसके आसपास की त्वचा फूल जाती है। इस क्षेत्र को क्षेत्रिका कहते हैं। इसमें गांठें बनने लगती हैं। चूचकों का गहरा रंग अस्थायी हो जाता है। चूचकों से साफ पीले रंग का तरल पदार्थ भी स्रावित होता है। पेट का आकार बढ़ने से पूर्व ही स्तनों का आकार बड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। गर्भावस्था का तीसरा लक्षण है मानसिक धर्म का बंद होना। मानसिक धर्म का बंद होना गर्भ का एक निश्चित लक्षण माना जाता है। सामान्य अवस्था में गर्भधारण के साथ ही मानसिक धर्म बंद हो जाता है, परंतु कुछ स्त्रियों का मानसिक धर्म अनियमित रहता है तथा गर्भधारण न होने पर भी मानसिक धर्म कभी कभी 1-2 माह अथवा कुछ दिन देर से आता है। इस स्थिति में गर्भ के संबंध में भ्रम हो जाता है अथवा गर्भधारण का पता शीघ्र नहीं चल पाता है। सामान्यतः 2 माह तक मानसिक धर्म न होने पर गर्भधारण की संभावना रहती है। चौथा है बार बार मूत्र त्याग। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। इस कारण प्रथम 12 सप्ताह तक गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। यह क्रिया रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक होती है, क्योंकि खड़े रहने की स्थिति में बढ़ते हुए गर्भाशय का भार मूत्राशय पर प्रत्यक्ष पड़ता है। मूत्राशय की शेषलिमिका झिल्ली में अवरोध के कारण भी यह स्थिति होती है। इसमें गर्भवती को बहुत असुविधा तथा कभी कभी पीड़ा भी होता है। पांचवा है पेट का बढ़ना। गर्भाशय के आकार की वृद्धि के कारण पेट का बढ़ना स्वाभाविक है। कभी कभी आंतों के फूल जाने तथा अंडाशय की पुट्टी व्यूमर अथवा चर्बी के जमने से भी पेट का आकार बढ़ जाता है। छठवां गर्भधारण का लक्षण है भ्रूण की सक्रियता। इसका अर्थ भ्रूण की गतिशीलता से है। इसका वास्तविक अर्थ है जी उठना। 18 से 20 सप्ताहों में स्त्री यह अनुभव करती है कि उसके अंदर कोई सजीव वस्तु गतिशील है। प्रथम हलचल के दौरान उसे चक्कर आ जाता है, बेहोश हो सकती है अथवा उसको जी मिचलाने तथा वमन की शिकायत हो सकती है। भ्रूण की प्रथम गतिशीलता की स्थिति में महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर प्रसव की स्थिति निश्चित की जा सकती है। संकेत। गर्भावस्था के विभिन्न संकेत अनुभवी डॉक्टर परीक्षण से देख सकते हैं। गर्भावस्था के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत। गर्भावस्था के कारण जो उत्पन्न होते हैं संकेत, उसको इसमें बताया गया है कि गर्भावस्था के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत देखते हैं। गर्भावस्था की आकार वृद्धि गर्भावस्था का संकेत है। गर्भधारण के बाद गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है। इस समय गर्भाशय पहले की अपेक्षा अधिक नर्म हो जाता है। यह स्थिति रक्त प्रवाह के बढ़ने के कारण होती है। गिरवा तथा योनि मार्ग का रंग नीला पड़ जाता है तथा ये अंग अधिक नर्म पड़ जाते हैं। गर्भधारण का अगला भाग 16 से 22 सप्ताह के मध्य नाभि तक बढ़ जाता है। यदि इस समय तक गर्भाशय नाभि तक न पहुँचने तो इसका आशय है कि भ्रूण कुपोषित है अथवा जीवन नहीं है। परीक्षण द्वारा इसकी सत्यता ज्ञात की जा सकती है। है इसमें स्तनों के परिवर्तन तथा त्वचा के परिवर्तनों से उत्पन्न संकेत। स्तन ग्रंथियों के पास गांठ जैसी अनुभव की जा सकती है। चूचकों तथा क्षेत्रिका की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। स्तनों पर शिराएं दिखाई देने लगती हैं तथा उसमें निशान भी बन जाते हैं। तीसरा संकेत है एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति की जानकारी। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति मालूम की जाती है, परंतु गर्भावस्था के समय एक्सरे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से विकिरण का भय रहता है। विकिरण के कारण गर्भ स्थित शिशु के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि भ्रूण के मृत होने, जुड़वा बच्चा होने अथवा भ्रूण की स्थिति
असामान्य होने की आशंका हो तभी एक्सरे कराना चाहिए। चौथा संकेत इसमें है भूड़ की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले संकेत। 16वें सप्ताह तक भूड़ का आकार अधिक नहीं बढ़ता, परंतु उसमें उल्लो तरल की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण यदि पेट पर हाथ रखकर परीक्षण किया जाए तो भूड़ का उछलना अनुभव किया जा सकता है। इस क्रिया को गोल तड़ना भी कहा जाता है। 14वें सप्ताह तक भूड़ के विभिन्न भागों का तथा उसकी गतिशीलता का पता चलने लगता है। इस समय स्टेथोस्कोप से भूड़ की हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। भूड़ के हृदय की धड़कन माता के हृदय की गति से दोगुनी रहती है, अर्थात 120 से 160 गति प्रति मिनट रहती है। इस प्रकार भूड़ के हृदय की धड़कन से गर्भावस्था को मालूम किया जा सकता है। 17वां प्रश्न आपसे कह रहा है प्रसव से आप क्या समझते हैं? प्रसव की अवस्थाओं के बारे में बताइए। प्रसव की अवस्थाएं। प्रसव एक स्वाभाविक घटना है। प्रसव की प्रमुख निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला जो है वो है विस्फारण की अवस्था। यह अवस्था गिरवा के संपूर्ण विस्फारण तक की अवस्था है। इस स्थिति में उल्लो तरल की थैली फट जाती है और गर्भवती को रह रह कर पेट में दर्द उठता है। इसमें प्रत्येक पेशीय संकुचन के साथ साथ भूड़ का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। इस अवस्था में शिशु के लिए जन्म मार्ग तैयार होता है। यह अवस्था प्रसव की पहली अवस्थाएं मानी जाती है। इस अवस्था में दर्द की तीव्रता अधिक होती है। दर्द के साथ ही शिशु की गतिशीलता बढ़ती है। दूसरा कह रहा है निष्कान की अवस्था। यह अवस्था गिरवा के विस्फारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था है। यह प्रसव की द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था में गर्भाशय के ऊपरी भाग के तीव्र संकुचन से धीरे धीरे भ्रूण नीचे की ओर आता है। इस अवस्था में उदर प्रवेश की महाप्रचीरा पेशियाएं भ्रूण के निष्कासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कराती हैं। इस अवस्था में गिरवा का विस्फारण हो जाता है, इसीलिए पीड़ा कम हो जाती है। भ्रूण के सिर का दबाव जैसे ही पैर की नाड़ी पर पड़ता है वैसे ही पैर की पेशियों में पीड़ादायक संकुचन होने लगता है। जैसे कि संकुचन होने लगता है गर्भवती दीर्घ श्वास लेकर श्वास रोकते हुए अपने उदर पर ऐच्छिक दबाव डालती है तथा रहने लगती है। इस स्थिति में सिर बाहर निकल आता है। तत्पश्चात एक तीव्र संकुचन के साथ भ्रूण की हृदय गति मंद हो जाती है, परंतु विमोचन होते ही सामान्य हो जाती है। गर्भ से भ्रूण के बाहर आते ही स्त्री की पीठ कठोर हो जाती है तथा नाड़ी की गति में तीव्रता आ जाती है और उसका चेहरा लाल तथा पसीने से तर हो जाता है। शिशु कुछ समय पश्चात रोने लगता है। यदि शिशु किसी कारणवश नहीं रोता है तो डॉक्टर अथवा नर्स उसकी परीक्षण कर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं। इस समय शिशु को उल्टा कर देते हैं, जिससे यदि उसे श्वास लेने में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहे हो तो वह अवरोध टूट जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो शिशु को हल्का हल्का उसके पीठ पर थपथपाया जाता है, जिससे कि वो सांस ले। सांस लेने से ये होता है कि उसके जो फेफड़े हैं वो सही हो जाते हैं। श्वास लेने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है उससे, फिर वो अच्छी तरह से सांस लेने लगता है। तीसरा है संपूर्ण निष्कान अवस्था। यह प्रसव की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में गिरवा विस्फारण तथा भ्रूण निष्कासन के बाद 10-15 मिनट में अपरा नाभि रज्जु तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन हो जाता है। इस अवस्था में गर्भाशय का आकार कम हो जाता है। अपार के योनि मार्ग तक पहुँचते ही प्रसूता अपनी उदर पेशियों के सहयोग से उसे बाहर निकाल देती है। अपार के निकालते ही गर्भाशय के पेशीय तंतु रक्त नालिकाओं को घोंटते हैं, जिससे रक्त स्राव अधिक न हो तथा फटे हुए भाग पर फाइब्रिन के जमने की प्रक्रिया सक्रिय कर देते हैं। 27 प्रश्न हम लोग को इस वीडियो में देखना है, जिसमें से 18वां प्रश्न है प्रसव के प्रकार बताइए। इसमें प्रसव के प्रकार को देखना है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकता है। प्रसव के प्रकार, पहला जो है प्राकृतिक प्रसव। प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। यह प्रसव बिना दबाव तथा औजारों की सहायता से किया जाता है।
यह प्रसव सामान्य स्थिति में ही संपन्न हो जाता है। जब माता तथा शिशु में कोई विकार आ जाता है तब सामान्य प्रसव होना कठिन होता है। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर सर्वप्रथम बाहर आता है, इसके पश्चात एक कंधा तथा बाद में शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे बाहर आते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हाथ, उसके पश्चात पैर बाहर आते हैं। प्राकृतिक प्रसव से उत्पन्न बालक अपने बाह्य वातावरण से अति शीघ्र समायोजन स्थापित कर लेता है। सामान्य प्रसव अन्य प्रसव की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। इस प्रसव के समय माताएं तुलनात्मक रूप से कम चिंतित होती हैं। इसमें प्रसव प्रक्रिया की जटिलता कम होती है। दूसरा है यंत्रों तथा औजारों की सहायता से प्रसव। इसे इंटूरमेंट प्रसव भी कहा जाता है। जब शिशु का आकार बढ़ जाता है, वह माता के शरीर में स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, उसका विकार अधिक हो जाता है, तो उसे औजारों की सहायता से माता के जनन अंगों से निकाला जाता है। इसके लिए औजारों से प्रसव मार्ग को चौड़ा किया जाता है तथा औजारों की सहायता से ही शिशु को बाहर निकाला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भाशय की स्थिति सामान्य प्रसव योग्य नहीं होती है अथवा गर्भाशय में संकुचन की गति मंद हो जाती है। जब शिशु के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में भी प्रसव औजारों की सहायता से ही संपन्न कराया जाता है। औजारों से प्रसव कराने में खतरा अधिक होता है। इससे बच्चे के संवेदनशील अंगों जैसे आँख, कान, नाक अथवा मस्तिष्क के किसी भाग तथा नाड़ी संस्थान को भी हानि पहुंच सकती है। तीसरा है जटिलतापूर्ण प्रसव। जब माता के पेट में चीरा लगाकर शिशु को माता के शरीर से बाहर निकाला जाता है तो यह चीरफाड़ प्रसव या जटिलतापूर्ण प्रसव भी कहा जाता है। जटिलतापूर्ण प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में होते हैं। पहला स्थिति जो है शिशु का आड़ा होना। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी हो जाती है और प्रसव पीड़ा भी प्रारंभ हो जाती है, ऐसी स्थिति में औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है अथवा जटिलतापूर्ण ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा है शिशु का उल्टा होना। जब गर्भ में शिशु की स्थिति उल्टी हो जाती है अथवा सिर गर्भाशय के ऊपर की ओर होता है और शरीर के नीचे का भाग श्रोणि गुहा में होता है, तब इसी स्थिति में प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में निचला भाग पहले बाहर आता है और सिर बाद में बाहर आता है। सामान्य तौर पर इस प्रसव में औजारों का प्रयोग कराना आवश्यक हो जाता है अथवा पेट के ऑपरेशन के द्वारा शिशु को बाहर निकाला जाता है। तीसरा है शिशु का आकार बड़ा होना। जब शिशु का आकार सामान्य से अधिक बड़ा होता है और सामान्य प्रसव कराना संभव नहीं होता है तो उसे जटिलतापूर्ण ऑपरेशन के द्वारा ही माता के शरीर से पृथक किया जाता है। चौथा है शिशु का गर्भ में परेशान या विचलित होना। कई बार माता उच्च रक्तचाप की मरीज होती है और शिशु का माता के शरीर में दम घुटने लगता है, वह अधिक बेचैन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जटिलतापूर्ण ऑपरेशन करके शिशु को माता के जनन अंगों से बाहर निकाला जाता है। पांचवा है शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाना। जब शिशु की किसी कारणवश माता के गर्भ में मृत्यु हो जाती है और इसमें माता के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी जटिलतापूर्ण ऑपरेशन करके शिशु को बाहर निकाल लिया जाता है। छठवां है शिशु का गर्भ में अधिक समय लेना तथा प्रसव पीड़ा का अभाव। शिशु का समय हो जाने पर भी माता के गर्भ से बाहर ना होना और प्रसव पीड़ा का अभाव होना, ऐसी स्थिति में जटिलतापूर्ण ऑपरेशन किए जाते हैं। प्रसव पीड़ा के अभाव में सामान्य प्रसव की संभावना नगण्य हो जाती है, इसीलिए ऑपरेशन करके ही शिशु एवं माता के जीवन की रक्षा की जाती है। 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ऐसे कौन से तत्व हैं जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। सभी बच्चों के भाषा विकास की गति एक जैसी नहीं होती है। किसी बच्चे को बोलना जल्दी आता है तो किसी बच्चे को देर से समझ में आता है। यह अंतर विभिन्न कारणों के कारण उत्पन्न होता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। यदि बच्चा स्वस्थ रहता है तो उसके भाषा विकास का क्रम ठीक रहता है। शारीरिक परेशानी यदि बच्चे में होती है तो भाषा विकास देर से होता है। बच्चा
शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। दूसरा है आर्थिक सामाजिक स्तर। वे बच्चे जिन्हें उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर का वातावरण प्राप्त होता है, उनका भाषा विकास निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वातावरण वाले बच्चे की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। उच्च स्तर के बच्चों को सभ्य शिष्ट वातावरण मिलने से उसके शब्द भंडार में शिष्टाचार के शब्द अधिक होते हैं। भाषा ज्ञान शीघ्र विकसित होता है। तीसरा है यौन। लड़कियां प्रत्येक उम्र में लड़कों से जल्दी बोलना सीखती हैं। लड़कियों का शब्द भंडार, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा है निर्देश। जिन बच्चों को शब्दों के प्रयोग उच्चारण के लिए जितने सही निर्देश प्राप्त होंगे, उसका उच्चारण उतना ही शुद्ध होगा, सही शब्द का सही स्थान प्रयोग होगा। यदि बच्चे को नए शब्द उसके चित्र या मॉडल दिखाकर सिखाए जाएं तो बच्चे सही शब्द तथा उसका सही प्रयोग जल्दी सीखेंगे। पांचवा है वातावरण। वे बच्चे जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, वे परिवार के अन्य सदस्यों को बोलते सुनकर उसकी नकल से शीघ्र बोलना सीख जाते हैं। एकांकी परिवार में यह समस्या आती है, अतः माता पिता को बच्चे से बातें करनी चाहिए, उसे पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने दे ताकि उसका सही विकास हो सके। छठवां आता है परिपक्वता। बोलने का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है, जैसे ओठ, दांत, जीभ, फेफड़े, स्वर यंत्र आदि। बोलने के यह सहायक अंग जितने अधिक परिपक्व होंगे, बालक का भाषा विकास उतनी ही गति से होगा। 27 प्रश्न हम लोग को इस वीडियो में देखने हैं, जिसमें से 20वां प्रश्न है क्रियात्मक विकास का महत्व एवं क्रम बताइए। क्रियात्मक विकास का महत्व। क्रियात्मक विकास का बालक के खेलकूद में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो उसके व्यक्तित्व को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः संक्षेप में क्रियात्मक विकास के महत्व को हम निम्नलिखित रूपों में जान सकते हैं। पहला है शारीरिक विकास की पूर्णता हेतु क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान। दूसरा है मानसिक विकास में क्रियात्मक विकास सहयोगी भूमिका निभाता है। तीसरा है सामाजिक विकास का क्षेत्र तथा उसमें समायोजन में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा है संवेगात्मक व्यवहार के निर्धारण में भी क्रियात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा है खेलकूद, मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद में भी इसका महत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। छठवां है क्रियात्मक विकास में व्यावसायिक सफलता भी जुड़ी हुई है। क्रियात्मक विकास क्रम। क्रियात्मक विकास क्रम दो निश्चित क्रम के आधार पर होते हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी क्रम, निरपेक्षीय क्रम। इसका आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में होता है। उदाहरण, यदि एक माँ के शिशु को जमीन पर पेट के बल लिटा दिया जाए तो वह अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा सकता है। इसी प्रकार यदि 4 माह के शिशु को सहारा देकर बिठाया जाए तो वह अपने सिर को नियंत्रित कर लेता है। बालक क्रमशः सिर उठाना, बैठना, घिसट कर चलना, खड़े होना, फिर पैरों के बल चलना सीखता है। अर्थात यह समस्त क्रियाएं क्रमशः सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर के क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। दूसरा है निकट दूर प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम। इस क्रम से तात्पर्य है कि बालक की सुषुम्ना नाड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी के पास स्थित क्षेत्रों में क्रियात्मक विकास पहले आरंभ होता है। उदाहरण के लिए बालक अपने कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर कुहनियों पर तथा अंत में कलाई और उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। बालकों में होने वाला समस्त प्रकार का क्रियात्मक विकास उसकी एक निश्चित आयु तक अनुभव द्वारा ही होता है, इसलिए व्यक्ति का संपूर्ण क्रियात्मक विकास होने में समय लगता है। उदाहरण के लिए 1 माह की अवस्था में बालक अंगूठा चूसने लग जाता है, 4 माह की अवस्था में वह चीज़ों को पकड़ने लग जाता है और 8 माह की अवस्था तक वह कई चीज़ों में से पसंद की वस्तुएं चुनने लग जाता है। 21वां प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था के क्रियात्मक कौशलों का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था के कुछ क्रियात्मक कौशल। पहला है हाथों के कौशलों का विकास। बड़ी मांसपेशियों के नियंत्रण का
विकास पहले होता है। सूक्ष्म मांसपेशियों के नियंत्रण का विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। पहला है स्वयं भोजन ग्रहण करना। लगभग 6 माह के आसपास शिशु अपनी दूध को बोतल को दोनों हाथों से पकड़ना सीखने लगता है। यदि चम्मच से भोजन दिया जाए तो चम्मच को पकड़ने की भी कोशिश करता है। 8 माह में मुंह से दूध की बोतल लगा देने पर उसे पकड़े रहने की योग्यता आ जाती है। लगभग 9 माह में मुंह से बोतल निकालना तथा फिर मुंह में रखने की योग्यता आ जाती है। लगभग 1 वर्ष तक वह अपने कप को कुछ समय तक पकड़कर उसमें से चम्मच से खाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में लगभग पूरा भोजन गिरा देता है। पहले वह कप को दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर धीरे धीरे एक हाथ से कप पकड़ना सीख जाता है। दूसरा आता है लिखना। 1 वर्ष तक की आयु में 5 उंगलियों तथा हथेलियों की सहायता से पेंसिल पकड़कर उसे पेपर पर मारते तथा स्पष्ट घसीटते की क्रियाएं करता है। तीसरा आता है गेंद फेंकना। कुछ बालक 2 वर्ष के पहले गेंद को फेंकने का क्रियात्मक कौशल सीख जाते हैं। गेंद को पकड़ने तथा फेंकने के लिए सूक्ष्म तथा बड़ी मांसपेशियों के पर्याप्त सुसंचालित विकास की अवस्था होती है। चौथा आता है ब्लॉक से निर्माण। प्रारंभ में बालक ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह रखता है और अनियमित हलचलों द्वारा हस्त व्यापार करता है। पांचवा है पैर के कौशल का विकास। 18 माह के पश्चात पाँव का क्रियात्मक विकास मुख्यतः चलने से संबंधित क्रियाओं तक होता है। पांचवा आता है दौड़ना। 5 वर्ष तक दौड़ना केवल तीव्र गति से चलने की क्रिया के रूप में होता है। दौड़ने के प्रयत्न में पाँव की हलचलें अनियमित तथा बेढंगी होती हैं। इस समय दौड़ने में संपूर्ण शरीर की हलचलें अनियमित तथा बेढंगी रहती हैं तथा दौड़ने के प्रयत्न में बालक बार बार गिर जाता है। छठवां आता है चढ़ना। चलने के पहले ही चढ़ने की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। खिसकना तथा रेंगना सीखते ही वह सीढ़ी चढ़ना सीखने लगता है। रेंगने की तरह ही वह चढ़ने की क्रिया भी करता है। इसमें हाथों तथा पाँव का उपयोग करता है। नीचे उतरने की क्रिया चढ़ने की अपेक्षा बाद में सीखी जाती है। उतरते समय उल्टा होकर पीछे की ओर से उतरने की कोशिश करता है। 2 वर्ष की आयु के पहले ही वह सहारे के ऊपर नीचे चढ़ने तथा उतरने की क्रिया कर सकता है। सहारे के लिए यह रेलिंग अथवा किसी व्यक्ति के साथ का होना किसी व्यक्ति के हाथ का उपयोग करता है। वह खड़े होकर उतरता है, जिसमें एक पाँव सीढ़ी पर रखकर फिर दूसरा पाँव भी उसी सीढ़ी पर रखता है। नीचे उतरने की क्रिया भी इसी प्रकार की जाती है। तिपाहिया साइकिल चलाने की क्रिया कुछ बालक 2 वर्ष की आयु में करने के योग्य हो जाते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ऐसे कौन से तत्व हैं जो बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं? बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला आता है शिक्षण। शिक्षण एक ऐसा तत्व है जिससे संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है। दूसरा आता है परिपक्वता। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके संवेगात्मक विकास में भी स्थिरता आती है। तीसरा आता है शारीरिक स्वास्थ्य। जिन बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वह अन्य बच्चों की तुलना में अपने संवेगों पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। जिन बालकों का स्वास्थ्य खराब होता है वे बार बार क्रोधित हो जाते हैं एवं भयभीत हो जाते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता जुकाम, चिड़चिड़ेपन, अपचन तथा आँखों के दुखने के कारण होती है। बौद्धिक योग्यता। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि सामान्य बुद्धि के बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता कम पाई जाती है, जबकि जो कुशार्ग बुद्धि के बालक होते हैं उसमें अस्थिरता अधिक पाई जाती है। 5वां आता है थकान व भूख। थकान तथा भूख भी बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित
सकती है। थकान की अवस्था में यदि बालक को संवेगात्मक परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए तो वह शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। इसी तरह भूख की अवस्था में बालक शीघ्र क्रोधित हो जाता है। किस्टर के अनुसार यदि थके हुए बालक को फलों का रस दिया जाए वह संवेगात्मक रूप से असंतुलित नहीं होगा। छठवां है कुछ विशेष परिस्थितियाँ। कुछ विशेष परिस्थितियों में बालक अपना संतुलन खो देता है, जैसे यदि बालकों को खाने अथवा नींद के समय छेड़ा जाए तो वह शीघ्र क्रोधित हो जाता है। सातवां आता है पारिवारिक संबंध। बालक के संवेगात्मक व्यवहार पर परिवार के संबंधों का भी प्रभाव पड़ता है। प्रायः यह देखा गया है कि जो माता पिता अपने बच्चों की अपेक्षा करते हैं उनके बालक संवेगात्मक संतुलन शीघ्र खो बैठते हैं। जो माता पिता नौकरी करते हैं तथा वे बच्चों को प्रेम व समय नहीं दे पाते हैं, अतः उनके बच्चे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित एवं भयभीत हो जाते हैं। जो माता पिता अधिक लाड प्यार अपने बच्चों को देते हैं उनके बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक बढ़ जाती है। आठवां है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण भी बालक के संवेगात्मक व्यवहार पर प्रभाव डालता है। बालक जिस वातावरण में रहता है यदि उसे कोई संवेगात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वह संवेगात्मक अस्थिरता का शिकार हो जाता है। यदि परिवार या पास पड़ोस का वातावरण तनावपूर्ण होता है तो बालकों में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। यदि बालक को डांट फटकार के वातावरण में रहना पड़ता है तो उसका संवेगात्मक विकास उचित तरह नहीं हो पाता है। नौवां आता है महत्वाकांक्षा का स्तर। महत्वाकांक्षा का स्तर भी बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित कराता है। जो बालक अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं परंतु विभिन्न प्रकार की बाधा एवं कठिनाइयों के कारण उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसमें संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी माता पिता या शिक्षक बालकों को महत्वाकांक्षी तो बना देते हैं परंतु उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी बालक में हीनता की भावना आ जाती है। आत्मविश्वास की कमी से भी भय की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बालकों में मुख्य संवेग क्रोध, आनंद, भय, कष्ट व रोना, प्यार, ईर्ष्या आदि होते हैं। संवेगों पर नियंत्रण करने में हमें बालकों की सहायता करनी चाहिए। उत्तम स्वस्थ होने पर बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकता है, अतः बालक के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अति उत्तेजक घटनाओं से बालकों को दूर रखना चाहिए, जैसे मारपीट, झगड़ा, कलह या भयावह स्थितियों का सामना न कराना। जब बालक में कोई उग्र संवेग आ जाए तो उस समय उसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा उस अवसर पर दी जाती है जब वे उस संवेग के वशीभूत ना हो। जिन संवेगों से बच्चों को आनंद मिलता है व सुख मिलता है उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके विकास में बाधा उपस्थित होती है। परंतु यदि वह अपने आनंद के लिए यदि बालक दूसरों का मजाक उड़ाता है तो उसको रोकना आवश्यक होता है। 23वां प्रश्न है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 2 से 5 वर्ष तक की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में बालक घर में ही रहता है, इसीलिए उसे पूर्व विद्यालय अवस्था कहते हैं। 2 वर्ष के बाद वह जो भी प्रतिक्रियाएं करता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है। इस आयु में बालकों में समूह निर्माण की क्षमता का विकास नहीं हो पाता, किंतु वैसे खेलों में रुचि लेता है जिन्हें अन्य बालकों के साथ खेल सके। प्रौढ़ व्यक्ति के प्रति सामाजिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। वह अधिक बच्चों के बीच में खेलना अधिक पसंद करता है। प्रौढ़ों की आज्ञा का पालन करने लगता है। प्रथम कर्म में प्रौढ़ों पर निर्भर रहता है। 2-3 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता चाहता है। उसमें आज्ञाकारिता एवं सहयोग की भावना आ जाती है। दूसरा, 3 वर्ष की अवस्था में अन्य बालकों के साथ खेलने में इतना आनंद आता है कि घर में खेलने के साथ न मिलने पर घर के बाहर पड़ोस में जाना प्रारंभ करते हैं। मित्रता एवं सामूहिक भावना प्रबल होने लगती है। तीसरा है, 4-5 वर्ष की आयु में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। चौथा है, बालकों में भाषा का विकास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस आयु में सामाजिक प्रतिक्रियाओं में लिंग भेद पाए जाते हैं। 24वां प्रश्न है आपका, गर्भपात के कारण बताइए।
गर्भपात तथा विफल प्रयास के कारण। गर्भपात के पश्चात 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति हेतु उपयोग किया जाने वाला शब्द गर्भपात कहलाता है। इस अवधि तक भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता नहीं रहती है। गर्भपात अकस्मात अपने आप हो सकता है और गर्भपात जानबूझकर भी किया जा सकता है। अकस्मात अपने आप होने वाले गर्भपात को विफल प्रयास भी कहा जा सकता है। गर्भपात शब्द कुछ अर्थों में आपराधिक प्रसव होता है या कृत्रिम रूप से किया गया गर्भपात है। आरंभिक शब्दों में यदि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तो गर्भपात अथवा विफल प्रयास हो जाता है। गर्भपात अथवा विफल प्रयास के कई कारण होते हैं जो अग्रलिखित हैं। पहला है गर्भाशय का स्थान वयुक्त होना। दूसरा है संवेगात्मक आघात। तीसरा है कोई रोग जैसे तीव्र ज्वर आदि। चौथा है रक्त की कमी। पांचवा है गर्भाशय में ट्यूमर। छठवां है हृदय रोग। सातवां है श्वास संबंधित रोग। आठवां है गुप्त रोग। नौवां है उच्च रक्तचाप। 10वां है RH कारक। 11वां है विकृत शुक्राणु तथा विकृत गुणसूत्र। 12वां है भ्रूण का विकृत होना। 13वां है गर्भाशय पर भारी चोट। 14वां है रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न होना। 15 है नाड़ियों के तीव्र उद्दीपन से। 16वां है तीव्र दवाओं जैसे क्विनाइन सीसा की विषाक्तता। 17वां है विटामिन ए की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से भी। 25वां प्रश्न आपसे कह रहा है किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था 11-12 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में शारीरिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक तथा मानसिक पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। दूसरा है अध्ययन करने से बालकों के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा है सामाजिक विकास का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। किशोर किशोरियों परिवार, समाज, जाति, धर्म, वर्ग आदि की श्रृंखलाओं से अलग सामाजिक भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। चौथा है मैत्री भावना का विकास होता है। किशोर किशोरियों का दोस्ती व परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है। पांचवा है किशोरों व किशोरियों में अपने अलग समूह का निर्माण होता है। यह समूह बाल्यावस्था की तरह अस्थायी नहीं होते। छठवां है समूह के प्रति भक्ति भावना दिखाई देती है। समूह के नियमों व आदर्शों में समर्पण की भावना दिखाई देती है। सातवां है स्वतंत्रता का हनन होने पर यह इच्छा पूर्ति के बाधक क्षेत्रों में विद्रोह की भावना पनपती है। समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। आठवां है परिपक्वता के कारण समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के पालन का ज्ञान हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। नौवां है किशोर किशोरियों का व्याहवास चयन के प्रति रुचि व चुनाव करने की प्रक्रिया में ध्यान जाने लगता है। 26वां प्रश्न आपसे कह रहा है गर्भकालीन विषाक्तता क्या होती है। गर्भकालीन विषाक्तता का तात्पर्य है रक्त में विष का समाहीन होना। विषाक्तता दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है तीव्र विषाक्तता। यह सामान्यतः गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से प्रदर्शित हो जाती है। इसकी भी दो अन्य अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्री एक्लेम्पासिया, दूसरा है एक्लेम्पासिया। प्री एक्लेम्पासिया भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला हल्का और दूसरा तीव्र। इसके अंतर्गत प्रोटीन, यूरिया तथा सूजन दोनों आते हैं। एक्लेम्पासिया के अंतर्गत उच्च रक्तचाप के साथ दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना अथवा मुचर्छा आते हैं। यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है। दूसरा है दीर्घावधि निषाक्तता। यह लंबे समय तक चलने वाली रक्त परिवहन की बीमारी है। इसमें अक्सर रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है तथा तीव्र विषाक्तता के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इस स्थिति में गर्भावस्था में पूर्व से ही उच्च रक्तचाप उपस्थित रहते हैं। गुर्दों से संबंधित रोग की गर्भावस्था के पूर्व ही विद्यमान रहते हैं जो कि दीर्घावधि टॉक्सीमिया परिवर्तित हो सकते हैं।
लास्ट प्रश्न है 27वां, जो आपसे कह रहा है जुड़वा बालक कितने प्रकार के होते हैं। जुड़वा बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समयमज, जब एक अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाता है तथा कोश विभाजन की प्रक्रिया के दौरान निषेचित डिंब 2 भागों में बंट जाता है, तब 2 भागों में पृथक पृथक 2 शिशुओं का विकास होने लगता है। ऐसे बालकों का लिंग एक ही होता है तथा शारीरिक मानसिक गुण भी एक से ही पाए जाते हैं। ऐसे बालक समयमज कहलाते हैं। है असमयमज, सामान्यतः एक बार में एक ही डिंब नारी प्रजनन संस्थान द्वारा परिपक्व होता है तथा इसी कारण सामान्यतः एक बार में ही एक प्रसव की प्रक्रिया पाई जाती ही है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक अर्थात 2 या इससे भी अधिक अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नालिका में आ जाते हैं तथा विभिन्न शुक्राणुओं से संयोग कर गर्भ स्थापित करते हैं। इसके ऋतु सूत्रों में समानता नहीं पाई जाती है तथा इसके गुण अलग अलग होते हैं। इनके लिंग में समानता अथवा विभिन्नता दोनों पाई जा सकती है। ऐसे बालक असमयमज कहलाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने होम साइंस के फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास के 14 से लेकर 27 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।